कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी देखने में ये सब एक जैसे लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है? चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला वीडियो। मैं ऋषभ कुमार स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल ऑल करंट कम हुआ। मैं आपके लिए प्रियो मीन्स के लिए जो कुछ स्टैटिक वर्ड होते हैं उनको डिस्क्राइब करूंगा और धीरे धीरे पूरा बहुत बड़े से नोट्स को छोटे से नोट्स में कन्वर्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। जिनकी तैयारी हो गई है उनके लिए सबसे बेस्ट है, और जिनकी नई तैयारी है और जो चाहते हैं मीन्स का तैयारी करना, तो इस वीडियो को देखना, थोड़ा स्किप ना करना, थोड़ा देखिए। अगर समझ में आता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो स्किप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले संविधान के बारे में बात करें। संविधान क्या होता है और पॉलिटी जिसको राज्य व्यवस्था कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम सबसे पहले एक शब्द संविधान को डिस्क्राइब करें, संविधान उन विषयों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विषय अपनाए जाते हैं, जिसको बेस माना जाता है, वो संविधान कहलाता है। ये चीजें आपको पता ही होगा। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे रहते हैं। ये तो नॉर्मली तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल आपको देखते हैं। अब इसको समझे कैसे? समझे ऐसे जैसे कि कोई घर होता है, कोई फैमिली होती है। फैमिली को कंसंट्रेट या रेगुलेट पिताजी करते हैं, मॉम और मम्मी करती हैं। उसके बाद बच्चे उसको सरवाइव करते हैं कि किस तरीके से रहा जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरे घर का रेगुलेशन करते हुए, कितना व्यय हुआ, कितना खत्म हुआ, कैसा घर को रेगुलेट करना है, बाहर की चीजें अंदर न जाए, इस तरीके से एक परिवार चलता है। उसी तरीके से देश को भी चलाया जाता है। इस सब चीज का लेखा जोखा एक बुक्स में लिखा होता है, जो जिसको कि संविधान कहते हैं। अब बात चली थी संविधान और पॉलिटी, यानी कि राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। संविधान वो होता है जो स्टैटिक विषय होते हैं, यानी कि जो हमारे पुराने लोग बना के गए हैं चीजों को, जिनका बेस मानते हुए हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कि कुछ भी गलती होती है देश के अंदर, उस चीज को बेस मानते हुए उसमें कहीं मूल ढांचा चेंज ना हो जाए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आगे इम्प्लीमेंटेशन करना ही संविधान कहलाता है। जबकि राज्य व्यवस्था क्या होता है? राज्य व्यवस्था ये होती है कि करंट मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जैसे संसद होती है, संसद ने कुछ अधिनियम बनाए, जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, क्योंकि उनकी आवश्यकता फ्यूचर में आन पड़ी। संविधान में कुछ चीजों को लिख दिया गया, लेकिन भावी भविष्य को देखते हुए, भावी पीढ़ी को देखते हुए, नई कंडीशन को देखते हुए, कुछ ऐसी कंडीशन होता है व्यावहारिक रूप में हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत मानते हैं, उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी कि ये एक सैद्धांतिक पक्ष है और राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहार में अपनाने के लिए पॉलिटी कहलाते हैं। चलिए, संविधान की विशेषता क्या होती है? सार्वजनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। किसी देश को चलाने के लिए किस चीज़ों पर मूड कंसंट्रेट किया जाता है? राजनीतिक मुद्दों पे कंसंट्रेट किया जाता है, आर्थिक मुद्दों पे कंसंट्रेट किया जाता है, सामाजिक मुद्दों पे कंसंट्रेट किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपको आता ही होगा। और इसी के साथ ही आगे चलते हैं हम। आगे ये रहता है कि इसकी विशेषता क्या होती है। विशेषता ये है कि ये सैद्धांतिक पक्ष है और सब कुछ लगा रहता है, पूरे देश को रेगुलेट करता है। संविधान देश की मूल विधि है, यानी कि इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो स्थिति को देखा जाए तो यथावत सत्य होती है। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ द रूल्स कहते हैं। उसके बाद संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, इससे आगे कोई नहीं है। इससे आगे कोई भी, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना उपराष्ट्रपति है। सुप्रीम पावर ऑफ द लॉ कहलाती है ये। कोई भी देश को अगर किसी चीज का रद्द करना हो या स्टार्ट करना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा। अगर कोई भी सरकार किसी देश की अगर संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो वहां पे संविधान ठीक से ना माना जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी आदेश रद्द करना हो या आगे बढ़ाना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटी कहते हैं, उसमें क्या अंतर रहता है, और संविधान, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सैद्धांतिक पक्ष है और पॉलिटी एक व्यवहारिक पक्ष है। उसके बाद बात करें संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है? जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि मनमाने शासन का अभाव। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है कि किसी देश में संविधान बना दिया जाता है और उसी के हिसाब से सब कुछ चीजें रेगुलेट की जाती हैं। यानी कि अगर सब चीजें रेगुलेट की जा रही हैं तो सीमित शासन कहलाता है। सीमित शासन यानी कि कोई भी इससे बेस्ट, कोई भी इससे सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम नहीं है, वो एक मर्यादा में रहते हुए सब कुछ कार्य विधि करेगा। इसलिए इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म सीमित शासन है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो संविधानवाद क्या है कि मनमाने शासन का अभाव रहता है इसमें।
उसके बाद संविधान के अनुसार शासन चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती है इसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी ये विशेषता है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो वाली व्यवस्था और कार्यपालिका व्यवस्था इसमें सुप्रीम नहीं रहेंगी। जब सुप्रीम नहीं रहेगी तो अपने आप निर्णय अच्छी तरीके से ले सकती है न्यायपालिका। इसमें अधिकार रहेंगे, शक्तियों का पृथक्करण रहेगा। ये सब चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर मिलती-जुलती हैं और भारत का संविधान बहुत सारे देशों से मिलके बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको समझ में आया होगा, मनमानी शासन का अभाव कहलाना। सीमित शासन, इसका की पॉइंट सीमित शासन कहलाना। उसके बाद अगर बात करें राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था में बता ही चुका हूँ, ये जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, यानी कि संविधान को जब व्यवहार में लागू किया जाता है, जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें राज्य व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य व्यवस्था के सामान्यतः निम्नलिखित तत्व होते हैं। कौन-कौन से तत्व होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी कि व्यावहारिक नेचर में जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उस नेचर के अंतर्गत संसद के कानून बनाए जाते हैं, न्यायालय के दिए जाते हैं, यानी कि संविधान इसको सिद्धांत कोई चीज़ अगर घटित होती है समय के हिसाब से तो उसमें कभी इम्प्लीमेंटेशन संसद करती है, जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम। उसके बाद न्यायालय के निर्णय जैसे कॉलेज में बना दिया गया और उसको उसकी रूपरेखा रखते हुए वो एक लॉ बन जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, उनके उत्पन्न होने वाले मुद्दे, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि राजनीतिक व्यवस्था पर उनका प्रभाव, ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें अस्पृश्यता, संविधान के अंदर दे दिया गया है, दंडनीय अपराध है आर्टिकल 17 के अंदर। जो लोग नया और जो लोग पुराने हैं वो सब जानते होंगे, नए नहीं जानते होंगे, पुराने जानते होंगे, जो पुराने हैं उनको देखें। तो अस्पृश्यता इनको पता होगा, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो संविधान ने ये बात तो कह दी कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन नहीं किया। डिस्क्रिप्शन किसने किया? डिस्क्रिप्शन संसद ने करने के बाद एक अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955, यानी कि ये राज्य व्यवस्था का नियम बनाया। इसकी सब पूरी डिटेल्स अस्पृश्यता को डिफाइन करती है कि इस तरीके से अस्पृश्यता होगी। तो इस चीज़ को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आर्टिकल 19 के अंदर देखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने दे दी। तो उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। इम्प्लीमेंटेशन संविधान के अंदर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 90 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन इसको डिस्क्राइब वहाँ पे नहीं किया गया। डिस्क्राइब किसने किया है? न्यायालय के निर्णय किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक अच्छी तरीके से ओपिनियन देती है, बाहर लोगों को जागृत करती है और निर्णय देने में और लोगों की सोच बदलने में चेंज होती है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार माना जाए। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ केस ये घटित हुआ था, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था। इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार बताया गया था, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल 370 लगी थी, उसको खत्म कर दिया गया था, उसमें इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। तो इसने निर्णय ने डिसाइड किया कि ये भी एक मौलिक अधिकार है। देश के अंदर जो संविधान होता है, संविधान के अंदर संस्थाएं बनाई जाती हैं। संविधान के अंदर संस्थाएं कौन-कौन सी होती हैं? तो इसमें एक सांविधिक संस्था होती है, असंवैधानिक संस्था होती है और गैर संवैधानिक। तो संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन-कौन सी होती हैं? और गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत चीजें होती हैं, एक तो कार्यकारी, एक सांविधिक कानून, एक अन्य। ये क्या होते हैं? इसको एक-एक करके चलिए डिफाइन करते हैं। संवैधानिक संस्था क्या होती है? वे संस्था जिनका शुरू संविधान से है, यानी संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान में यानी सैद्धांतिक रूप से लिख दी गई हैं, जो अभी भी लिखी हुई हैं, वो संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जिनकी ऐसी संस्था है जिनका शुरू संविधान से है। जैसे 324 आर्टिकल के अंदर भारत का निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, आर्टिकल 280 के अंदर भारत का वित्त आयोग बनाया जाएगा। ये ऑलरेडी जो पुराने लोगों ने लिख दी है, ये सब चीजें संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। संवैधानिक संस्था कौन सी? वे संस्थाएं जो संविधान विरोधी होती है। बहुत सारे इलीगल फैक्ट होते हैं, बहुत सारे इलीगल संस्थाएं होती हैं जो कि संविधान का विरोध करती हैं। ऐसी संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं। उसके बाद गैर संवैधानिक, संविधानोत्तर, मतलब संविधान के बाद संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो संस्थाएं बनकर तैयार हुई, वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं थी लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, यानी कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देश की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए ये जो संस्थाएं बनाई गई, वो संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्था कहलाती हैं। इसमें भी इसमें 3 तरह की संवैधानिक संस्था होती है। एक तो संवैधानिक, एक संवैधानिक कानून, एक कार्यकारी, एक अन्य। तो संवैधानिक कानून क्या होता है? जो संसद और विधायिका के कानून द्वारा सृजित होता है। संसद विधायिका के कानून द्वारा सृजित होता है, मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जो संस्था बनके तैयार होती है, उसको
संवैधिक कानून या संवैधिक संस्था कहलाते हैं। जैसे कि 1993 में एक कानून पारित हुआ था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्योंकि ये जरूरत पड़ी थी आगे देखते हुए, महिलाओं के शोषण अत्याचार को, मानव अधिकार को देखते हुए। तो ये 1993 में ये क्वेश्चन बहुत आता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बन गया, राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना, इनको ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। तो संसद और विधायी कानून के बाद ये सृजित संस्थाएं संविधिक कानून विधिक संस्था कहलाती है। उसके कार्यकारी संस्था कहते हैं राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो कार्यपालिका द्वारा निर्मित होती है वो कार्यकारी संस्था कहलाती है। जैसे कि नीति आयोग, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही नीति आयोग बना था। उसके बाद अन्य संस्थाओं में किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, ABVP संगठन, ये सब कहलाते हैं। आगे बात करें संविधान की व्याख्या और निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो संविधान देखा जाए, भारत का जो संविधान है इसमें कैसे डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले एक बहुत बड़ा संविधान हो गया, टोटल 22 भाग है, उसमें कुछ अध्याय क्या होता है कि जो भाग होते हैं, भाग का करके थोड़ा सा पार्ट होता है, उस तरीके से लिख दिया जाता है। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, इस समय 400 या 450 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल संविधान में देखा जाए तो मूलभूत ढांचे में 395 अनुच्छेद है। उसके बाद ये खंड कहलाते हैं। जैसे कि खंड क्या होता है कि 39A इसको बोलते हैं क्लॉज, 39A क्लॉज, 39 कैपिटल A, ये खुद ही अपने आप में एक अनुच्छेद है ना। 39 जो छोटे कोष्टक में होता है इसको बोलते हैं क्लॉज। ये 39B क्लॉज, 39C क्लॉज दिख रहा होगा आपको सामने, पढ़ना उचित ना होगा। इसको बोलते हैं 39 का क्लॉज A का सब क्लॉज A। इस तरीके से पढ़ना सबसे उचित रहेगा। पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ जाइए और कोई अच्छी सी बुक को पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद एक अच्छी सी बुक पढ़िए और मैच कराइए, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन नजर आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची संविधान के अंतर्गत पाई जाने वाली विषयों की वो सूची होती है जो संविधान के किसी प्रावधान को व्याख्या करती है। समझ रहे हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची क्या होती है? जो लास्ट में होती हैं। पूरा संविधान लिखा होता है, उसके बाद अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। ये अनुसूचियां मीन्स की तरह ये तैयारी करते रहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ, ऐसे पढ़ते जाइए और देखिए आपके अंदर कितना इम्पिटिशन होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं संविधान का परिचय। संविधान का परिचय कैसे डिफाइन करेंगे कि संविधान क्या है? संविधान को अगर देखा जाए तो सबसे पहले संविधान को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो संविधान का दर्शन कहलाता है। दर्शन मतलब संविधान देखने से कैसा नजर आता है, किस चीज पे कंसंट्रेट करता है, वो किस चीज को आध्यात्मिक बनाता है, आध्यात्मिक विरोधी है उनको किस तरीके से रेगुलेट करता है, ये सब चीजों का देखना ही संविधान का दर्शन कहलाता है। इसके अंदर कौन से दर्शन कहलाते हैं? अच्छा, सेकंड होता है सरकार का गठन। इसी के अंदर सरकार का गठन, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए संविधान। और उसके बाद विविध के अंदर जैसे नागरिकता, पंचायती राज व्यवस्था, निर्वाचन, लोक संस्थान, केंद्र राज्य संबंध, इस तरीके से। आइए इनको एक एक तरीके से व्याख्या करते हैं। दर्शन में क्या कहलाता है? दर्शन में जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना हमें संविधान के मूलभूत लक्ष्य बताता है, मूलभूत व्यवस्थाएं बताता है। प्रस्तावना वो होता है। तो जैसे कि प्रस्तावना के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी और कहा कि ये चीजें जुड़नी चाहिए उसमें। तो प्रस्तावना हो गया। तो मौलिक अधिकार हो गया। दर्शन के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कोई गलत ना हो जाए, कोई गलत ना बोले, लोगों की मानवाधिकार ठीक से रखे जाए, कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए, लोगों की स्वतंत्रता व्याख्या ना हो। टोटल अलग अलग तरीके से टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 14 से 35 या 12 से 35 हैं, जो भी दिए गए। राज की नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य, ये सब चीजें दर्शन के अंदर आते हैं। ये एक ब्रॉड एरिया है उसका। मुख्य फोकस केंद्र को, मतलब एक राष्ट्र को एक सुप्रीम बनाने के लिए। सुप्रीम का मीन्स नॉट अ नेगेटिव सेंस, एज अ पॉजिटिव सेंस में लीजिए। सुप्रीम मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने के लिए इस तरीके से बनाना, ये दर्शन कहलाता है। उसी तरीके से सरकार क्या होती है? सरकार वैसे होता क्या है? सरकार होती है जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसको सरकार कहते हैं। इसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। और विधायिका के अंदर विधायिका मतलब विधि मतलब कानून। इस चीज को याद रखिए, विधि मतलब कानून, विधायिका मतलब कानून। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। सरकार का वो अंग जो कानून बनाने का कार्य करती है। कानून कौन बनाता है? संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, अब इसमें सबसे विधायिका में क्या रहता है कि लोकसभा कानून, कोई भी कानून बनता है, कानून कौन बनाता है? उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर बनाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और कानून बनाने वाली संस्था जो कहलाती है वो विधायिका कहलाती है। अब कार्यपालिका जो सरकार बन के
चयनित हुई है। चयनित मतलब इसमें कि विपक्ष ना हो तो विपक्ष ना के बराबर होता है, या होता भी है तो केवल जो निर्वाचित होते हैं सिर्फ वो लोग। कार्यपालिका सरकारी मतलब सरकार का वो अंग जो कानून कानून का जो कानून को लागू करती है, वो कार्यपालिका कहलाती है। अब कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं। नंबर एक राजनीतिक कार्यपालिका, नंबर दो प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, ये क्या है कि ये अस्थायी होती है, 5 साल बाद चेंज हो जाएगी। लेकिन एक प्रशासनिक कार्यपालिका जो थी गवर्नमेंट IAS PCS और जितना भी नौकरशाही है, ये सब उसके प्रशासनिक अंग के अंदर रखा जाता है। एंड एंड लास्ट में सरकार चलाने के लिए न्यायपालिका भी होती है। न्यायपालिका इन सबसे अलग होती है। इसके सरकार का वो अंग जो विवादों को निपटारा करती है, वो इसका कार्य होता है न्याय देना। ये समझ रहे होंगे आप, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सरकार। सरकार के बारे में। अब सरकार जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया है। अब विधायिका भी दो तरीके से, कहीं सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बनती है और स्टेट में भी गवर्नमेंट बनती है। तो स्टेट में भी संघ की विधानसभा होती है, संघ की विधानसभा संसद कहते हैं, और प्रांत की विधानसभा जिसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। और संसद मिलके 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे कि सरकार, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा स्टेट में रहेंगी। उसके बाद कार्यपालिका की बात करें, ज़्यादा हो गया इंटरनली, ये सब बात बताएंगे आगे। चलिए अभी हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका होती है, प्रांत की कार्यपालिका भी होती है। संघ की कार्यपालिका में देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय परिषद, जस्ट सेम एज राष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल, यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय संस्था, इस तरीके से। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबसे अलग होता है। ये कॉलेजियम सिस्टम को भी मानता है। तो और इसके जो निर्वाचन या मनोनीत जैसे इसको सब हटाने की व्यवस्था, ये बिल्कुल अलग डिफरेंस होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुमत के आधार पे, इसमें बहुमत के आधार पे सरकार चुनी जाती है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लोगों को कंफ्यूज होता है जैसे कि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले, जैसे लोकसभा में कुल संख्या 543 इस समय। तो किसी दिन अगर किसी चीज़ को साल बहुमत से बनाया जाना है, तो उसमें जैसे प्रेजेंट उस दिन 200 लोग थे और वोट जो की गई 180 लोगों ने की थी। तो बताया था उपस्थित मतदान करने वाले, यानी कि उपस्थित प्रेजेंट 200 और वोट करने वाले 180, यानी कि 180 उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत का 50% निकालना है। यानी कि जो उपस्थित थे 180 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी कि 91 अगर वोट हो जाए, 91 लोगों का अगर वो हो जाए, तो वो साधारण पारित हो जाता है। तो अगर मान के चलो 179 है, तो 179 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 89.5। इसका मतलब क्या हुआ, तो भारत में संविधान ये है कि अगर 0.4 0.3 मतलब 5 से नीचे है तो एक डिजिट पीछे लेंगे, जो डिजिट है एज ए डिजिट रहेगी। और 0.5 0.6 0.7 0.9 अगर 0.5 से अगर एज अ प्लस पॉजिटिव है तो उसका डिजिट जो है पॉजिटिव रहेगी, यानी कि एक बढ़ा देंगे। जैसे 89 से 90, जैसे कि इसमें 89.5 निकल गया है, तो इसमें ये 90 हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो व्यवहारिक में लिया जाता है, वो साधारण बहुमत ही पारित कर दिया जाता है। अब इसमें किस में ये साधारण विधेयक प्रस्तुत होते हैं, ये इसमें सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि इसमें के हर मुद्दे पर बात की जाती है। तो सरकार जो अपोजिट होती है, इस समय जैसे नरेंद्र मोदी जी है, इनको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो अगर ये अविश्वास प्रस्ताव भी मानो, तो ओवरऑल 543 का अगर डिवाइड 2 से किया जाए, 50 + 1 से किया जाए, तो तकरीबन 280 निकल के आएगा। लेकिन इनका पूर्ण बहुमत तकरीबन 303 है तकरीबन इनका। तो ये क्या है कि हाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आएगा नहीं, लेकिन तब भी क्या होता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि और जो प्रस्ताव होते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव हो गया, काम रोको प्रस्ताव हो गया, ये केवल एक ही सब्जेक्ट पे बात की जाती है। यहाँ जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, ये इस पे क्या होता है, इस पे बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात की जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि मणिपुर मुद्दा इस समय चल रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव ला के मणिपुर मुद्दा पे बात कर सकते हैं। तो जो मेन पावर सरकार होती है, इस मुद्दे को कम ही लाने देती है अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इसमें विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव जो है सार्वभौम बहुमत द्वारा लाए जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत। सेकंड, प्रभावी बहुमत या तत्कालिक बहुमत, जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी एंड देन मेजोरिटी क्या कहते हैं, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। यानी कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या कहलाती है,
कुल सदस्य संख्या जो थी माइनस रिक्तियां। तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का त्यागपत्र हो जाता है, किसी का निर्वाचन रद्द हो जाता है, सजा हो जाना, तो ये जो माइनस कर दिया जाता है उसमें 543 माइनस 5, मान के चलो 5 लोग हट गए तो बचे आपके 538 बचे। 538 प्लस 1 का 270% निकलता है। तो इस तरीके से ये प्रभावी बहुमत इम्प्लीमेंट हो जाता है। पदमुक्ति प्रभावी बहुमत ये किस चीज में यूज किया जाता है? ये 8 जगह यूज किया जाता है। 8 जगह यूज किया जाता है। तो 8 जगह कौन कौन से? जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद। जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। लोकसभा में कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। विधानसभा, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। इस तरीके से सेम जिस तरह स्टेट में भी होते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति, ये सब होते हैं। तो ये जो 8 मेंबर होते हैं, ये इनकी जो पदमुक्ति होती है, ये प्रभावी बहुमत या तत्कालिक बहुमत द्वारा निश्चित होती है। नेक्स्ट बात करें विशेष बहुमत, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, जिसको 2/3 बहुमत कहते हैं। ये 3 तरीके से होता है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है? पहले प्रकार विशेष बहुमत है उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मान के चलिए लोकसभा 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 में 200 मतलब 543 थी, अब प्रेजेंट थे 200। वोट डाला 180 लोगों ने, 280 लोगों ने वोट डाला। तो 180 डिवाइड बाई 2 गुणा 2/3 यानी कि 2/66% जो होता है निकल के आता है। इसका गुणा किया जाए तो 120 लोगों ने अगर ये डाल दिया तो आपका ये विशेष बहुमत का फर्स्ट टर्म पारित हो जाता है। दूसरी टर्म बात करते हैं उपस्थित मतदान करने वाले, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत या 2/3 तो दिया गया है, जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत के रूप में ना हो, है ना। अब ये कैसे देखते हैं? जैसे दूसरे बहुमत में टोटल 545 है, कुल का बहुमत 272 है ना। 272 मतलब 543 डिवाइड किया 272, इतना आना चाहिए 2/3 के हिसाब से। इससे ज्यादा ही होना चाहिए अगर ये आपको विधेयक पारित करवाना है। तो